हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमियों वाले टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो जिसमें अब तक हम लोगों ने अरावली श्रेणी का अध्ययन कर लिया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था मालवा के पठार के बारे में। फिर इसके उपरांत हम लोगों ने देखा था विंध्य श्रेणी और बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो वीडियो को या टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि ये जो पठार है ये किन किन राज्यों में विस्तारित है। तो इसका देखेंगे विस्तार। तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले से लेकर झारखंड के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना व रांची जिलों तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसमें लिखिएगा पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले तथा झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना व रांची जिलों तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये तो हो गया छोटा नागपुर के पठार के विस्तार के बारे में। अब हम देखते हैं इसकी सीमा। तो इसकी सीमा रेखा जो है उत्तर में निर्धारित होती है राजमहल की पहाड़ियों द्वारा। राजमहल की पहाड़ियों द्वारा इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है तथा इसके पश्चिम में अवस्थित है विंध्य श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है एक प्रकार से अरीय अपवातंत्र का भी उदाहरण है, क्योंकि यह एक उच्च भूमि क्षेत्र है तो जहाँ से विविध दिशाओं में कई नदियाँ उद्गमित होती हैं। तो इसमें लिखिएगा इस पठार की प्रमुख नदियाँ। तो हेडिंग डालिए इस पठार की महत्वपूर्ण नदियाँ। तो मेरे साथ आप लोग एक डायग्राम बनाइए। एक सर्किल नुमा छोटा नागपुर पठार का चित्र बनाएंगे। इस प्रकार से
ये है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार जो है ये एक प्रकार से अरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अरीय अपवाह। तो अरीय अपवाह क्या होते हैं? अरीय अपवाह होते हैं कि एक ऐसी उच्च भूमि होती है जिससे विविध दिशाओं में नदियां उद्गमित होने के बाद प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ से कई नदियां छोटा नागपुर पठार से उद्गमित होती हैं। तो जिसमें एक नदी है सोन नदी। सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो ये है नदी सोन नदी। सोन नदी। इसी प्रकार से यहाँ से एक नदी निकलती है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है ये पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में जाकर कलकत्ता से पहले मुहाना बनाती है। इसी प्रकार से छोटा नागपुर पठार से ही एक अन्य महत्वपूर्ण नदी महानदी निकलती है। महानदी इसे उड़ीसा की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदी भी छोटा नागपुर पठार से उद्गमित होती है। इसी प्रकार से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कुछ नदियां इस दिशा में इस पठार से निकलती हैं। तो जैसे ये नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गमित होने के बाद ये प्रवाहित होती है पूर्व से पश्चिम दिशा में अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। तो ये हो गया इस पठार की महत्वपूर्ण नदियाँ। तो नदियों को हम लोग जब नदियों वाला टॉपिक देखेंगे भारत का अपवाह तंत्र, उसमें सभी नदियों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग छोटा नागपुर पठार को देख रहे हैं। अब देखते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है ये ऐसे छोटा नागपुर का जो पठार है ये दो भागों में विभाजित है। तो यहाँ से प्रवाहित होती है ऐसे दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। तो दामोदर नदी के जो दक्षिण में पठार पाया जाता है उसे कहा जाता है रांची का पठार, तथा जो उत्तर में भाग अवस्थित है उसे कहा जाता है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। तो इसी प्रकार से यहाँ अन्य और पठार मिलते हैं जैसे कोडरमा का पठार। तो ये जो क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। खनिज संसाधन से संपन्न क्षेत्र है। तो यहाँ भारत के जो महत्वपूर्ण खनिज हैं यहीं से निकाले जाते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ से प्राप्त होता है कोयला और इसी के निकटवर्ती क्षेत्रों से कोयला प्राप्त होता है। और यहाँ पर क्या है, छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में लौह अयस्क की उपस्थिति पाई जाती है। लौह अयस्क की उपस्थिति पाई जाती है। तो कोयला और लौह अयस्क की उपस्थिति होने के कारण यहाँ पर स्टील उद्योग का विकास हुआ है। साथ ही साथ स्टील उद्योग के लिए कोयला और लौह अयस्क कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दामोदर जो नदी है इसमें जल की आपूर्ति इससे की जाती है। तो ये हो गया छोटा नागपुर के पठार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं मेघालय के पठार के बारे में। तो हेडिंग डालिए मेघालय का पठार। तो मेघालय का जो पठार है यह प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का ही पूर्वी विस्तारित क्षेत्र है। हेडिंग डालिए
मेघालय का पठार। तो मेघालय का जो पठार है, मेघालय वाले क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। ये पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। ये अलग होता है मालदा गैप द्वारा शेष प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है उससे अलग होता है। ये प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। तो अब हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे मेघालय के पठार का। तो ये कुछ इस प्रकार से मेघालय का पठार पाया जाता है। मेघालय का जो पठार है इसके पश्चिमी सिरे पर पाई जाती हैं गारो की पहाड़ियाँ तथा पूर्वी सिरे पर खासी, जैंतिया, मिकिर और रेगमा जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें लिखिएगा इसकी पश्चिमी सीमा या पश्चिमी सिरे पर गारो की पहाड़ियाँ तथा पूर्वी सिरे पर खासी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा जैसी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं etc। तो ये जो श्रेणियाँ हैं या पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय के पठार के पूर्वी क्षेत्र में इनकी अवस्थिति पाई जाती है। तो ये हो गया मध्यवर्ती उच्च भूमियों वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दक्कन के पठार के बारे में। तो दक्कन के पठार के अंतर्गत जो विभिन्न उच्चावची विशेषताएं पाई जाती हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।